Bismillahirrahmanirrahim. Today, your first topic related to Pakistan reformer. ये बेसिकली हमने पाकिस्तान अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जो जिसमें मोस्ट जो आस्क्ड क्वेश्चन बाय एफपीएससी है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और ये मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब में भी। और स्टूडेंट्स जो जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए थी स्पेशल टाइम मैंने निकाले उनके लिए ताकि उनको मैं ये रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकूँ। जो रिफॉर्मर्स का बेसिकली एक आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि वो एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं पे एक दो क्वेश्चन जो है समटाइम दो भी आ जाते हैं और समटाइम एक आ जाता है। 2016 का पेपर देखेंगे तो दो रिफॉर्मर्स का उन्होंने जिक्र किया था, वो सर सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह। एंड जब हम इन पे देखते हैं अब जो आफ्टर 2016 उसको देखते हैं तो इतना ज़्यादा फोकस्ड जो है वो एक पे ही कर रहे हैं। कभी सर सैयद पूछ लेते हैं, कभी शाह वलीउल्लाह पूछ लेते हैं, कभी मुजद्दद अफसानी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये जब रिफॉर्मर्स की बात होगी तो हम तीन ही रिफॉर्मर्स को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो फर्स्ट रिफॉर्मर हैं इनको हम जिक्र करेंगे, डेट इज़ बेसिकली शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के बारे में थोड़ा मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं, इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, इनके बिलीफ के बारे में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस टाइम का क्या था और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है मुसलमानों को टुवार्ड्स द सक्सेस दिलवाने के लिए। ठीक है, शाह वलीउल्लाह का जब हम जनरल ओवरव्यू देखते हैं तो शाह वलीउल्लाह बेसिकली 1703 में पैदा होते हैं और ये एक शाह, जैसे कि नाम के साथ ही मेंशन है तो ये बिलोंग करते हैं शाह फैमिली से। इनके वालिद साहब शाह अब्दुल रहीम जो एक वेल नोन एमिनेंट एंड प्रोफाउंड एक रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। उन्होंने अपनी जो ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ मस्जिद जामिया अब्दुल रहीमिया। ठीक है, जामिया अब्दुल रहीमिया के बेसिकली फाउंडर भी रह चुके हैं और फाउंडर भी हैं। एंड उसके अलावा इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है ये सारी की सारी रही इस्लामिक स्कॉलर्स पे, इस्लामिक बिलीफ्स पे और इस्लामिक जो भी एक प्रिंसिपल्स है उन्होंने वहाँ पर अपना रोल प्ले किया। तो शाह वलीउल्लाह को भी ये एक कहने के शर्फ हासिल हो गया था कि उन्होंने भी अपने वालिद साहब का जो मदरसा था वहाँ से एक तो तालीम हासिल भी की थी और बाद में उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया भी था 12 साल के लिए। एंड 8 इयर्स के लिए वो फिर अरेबिया अरब में चले गए थे, हजाज में, जहाँ पर उन्होंने मजीद अपने आप को पॉलिश किया रिलीजियस एजुकेशन लेकर और वहाँ पर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और वहाँ से फिर इतना उनको वहाँ के जो उनके मुर्शद थे, जो मेंटोर थे, अल तकी मोहम्मद अल तकी अल मदनी, उन्होंने इनको कहा था कि आप जाकर जो है वहाँ पर मुसलमान जो इस टाइम डायरेक्ट नीड में है कि उनको रिफॉर्म्स किया जा सके, उनकी जो लॉस्ट ग्लोरी है उनको री इन्वेंट या री इंस्टेट किया जा सके, ताकि वो जो एक पॉलिटिकल एनिहिलेशन रिलीजियस डिजनरेशन वाला जो सबब है वो किसी तरीके से हम इसको कम कर सकें। ठीक, तो शाह वलीउल्लाह ने वहाँ से फिर तालीम हासिल करने के बाद जब बैक अपने होम टाउन में गए वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि कैसे मुसलमानों को मोबिलाइज करना है, सोशलाइज करना है, एनर्जाइज करना है और कैसे फिर वहाँ पर सोसाइटी को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर वहाँ पर एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा और थोड़ा जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब आप देखते हो तो वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपको ये रियलाइज होगा कि उस टाइम मुगल डायनेस्टी चल रही थी। बेसिकली मुगल डायनेस्टी का क्या काम, मुगल डायनेस्टी 1526 से लेकर 1856 तक बेसिकली ये रही थी। और जो जो इनका टाइम था, ये इस टाइम पे कहने के मुगल डायनेस्टी का जवाल आना स्टार्ट हो गया था उनके अपने ही कारनामों की वजह से। तो वो उन्होंने अपनी जो डिफरेंट बुक्स लिखी हैं वहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स व्हिच बिकेम द सोर्स ऑफ डिजनरेशन ऑफ मुगल एम्पायर्स। उसमें उन्होंने सारा ये बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने इस्लाम को साइड पे कर दिया था, कल्चर डोमिनेंस नहीं थी रही है, मिरेकल्स का कॉन्सेप्ट जो था वो जनरेट हो गया था। उसके अलावा जो सूफीज़म वाला या अदर जो थे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये स्टार्ट हो गए थे। मरहट्ठा सिख कैसे मजबूत हो गए थे, सेंटर जो मुगल था वो कैसे वीक हो गया था। और उसके बाद जो मुसलमानों की अपना एक जो कंट्रीब्यूशन रही थी वो भी इन्होंने सारा कुछ मेंशन किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल ओवरव्यू था। और इनकी रिलीजियस सर्विसेज भी हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे भी मुसलमानों को था मुसलमानों को यूनिफाई किया था कि एक एक
स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स के तौर पर वो एग्जिस्ट करे, ताकि कोई भी जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर है या जो भी फॉरेन पावर्स हैं वो वहां पर आकर अपना हेजमोनिक या अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर सकें। तो ये थोड़ा जनरल ओवरव्यू था। अब स्टार्ट करते हैं। जो शाह वलीउल्लाह है, ये बेसिकली 21 फरवरी 1703 में इन अ रेस्पेक्टिव फैमिली ऑफ दिल्ली, दिल्ली नॉट दिल्ली, ओके, ये दिल्ली फैमिली है, फैमिली ऑफ दिल्ली, इसमें पैदा हुए थे। ये उनका इनका जो असल नाम था वो था कुतुबुद्दीन अहमद इब्ने अब्दुल रहीम। इनका असल नाम तो कुतुबुद्दीन था, लेकिन इनको तक लकब वलीउल्लाह दे दिया गया था, और शाह ये बेसिकली एक फैमिली है, तो इसलिए इनको शाह वलीउल्लाह ही कहते हैं, ठीक है। His father Shah Abdul Rahim was famous for his knowledge and great understanding of Islam, as he was a leading Hanafi jurist, Islamic scholar and founder of Madrasa Rahimiyya, ठीक है। यानी कि चार स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे, शाह, इमाम हनफी, इमाम मालिकी, इमाम हम्बली एंड इमाम शाफी, ये चार जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, इन इन में से जो जो इनका टिल्ट था, इनके वालिद साहब का अब्दुल रहीम का, वो हनफी बेसिकली जो स्कूल ऑफ थॉट है उनकी तरफ ज्यादा था, ठीक है। और फिर जो इनके जो हजरत शाह वलीउल्लाह की डेथ है वो 1762 में हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट 59 ईयर्स इनकी जो टोटल एरा होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने 59 ईयर्स ऑफ एज में मुसलमानों को कैसे बेदार किया, मुसलमानों को कैसे जो है यूनिफाई किया, और कैसे उनको एक कॉन्सेप्ट दिया था फॉर दे शुड लिव द हेल्दी लाइफ, एंड हाउ शुड दे बिकम अ स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ अदर पावर्स। फिर शाह वलीउल्लाह की थोड़ी एजुकेशन के बारे में जब हम देखते हैं, तो शाह वलीउल्लाह रिसीव हिज अर्लियर एजुकेशन इन मदरसा रहीमिया फ्रॉम हिज फादर, एज ए हवाले टोल्ड यू डैट के इन्होंने अपनी अर्लियर एजुकेशन अपने वालिद साहब के मदरसे से हासिल की थी, और इन्होंने जो कुरान पाक की हदीस और तफसीर वगैरह था, ये सारा कुछ इन्होंने अपने बचपन में ही ये लर्न कर लिया था, मेमोराइज भी कर ली थी चीज़ें। एंड इन्होंने अरेबिक एंड पर्शियन ग्रामर एंड लिटरेचर में भी काफ़ी कमांड हासिल की थी, और यही रीज़न थी कि जो ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर, ये फर्स्ट रिफॉर्मर हु ट्रांसलेटेड कुरान पाक इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ताकि एट दैट टाइम जो लोग वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी मुगल एम्पायर्स की। ये तो 1837 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर आकर जो लैंग्वेज थी उसको कमज़ोर कर दिया था, और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इनकी जो एक पर्सनल अप्रोच थी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा एक कहने की ऑगमेंट किस्म की थी, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच थी, ताकि वो जो पढ़ते थे और जो अंडरस्टैंड करते थे, वहाँ से फिर उन्होंने पिक किया कुरान पाक के वर्सेस वगैरह को, और उन्होंने कन्वर्ट किया इनटू पर्शियन लैंग्वेज, और ताकि मुसलमान उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें और अमल करें, ठीक है। तो ही स्टडीड मेटाफिजिकल, juridical, mystical, philosophical, and theological text. And in the age of 15, he graduated and started teaching in the same madrasa. 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तालीम जो थी वो अर्लियर एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद उनको ये मौका मिला था कि वो अपने जो जामिया जामिया वो है रहीमिया है, वहाँ पर ही वो पढ़ाने भी स्टार्ट हो जाए, ठीक। After the death of his father, he became the head of that madrasa and taught there for 12 years. अगेन वही बात कि वाली साहब के डेथ के बाद वो वहाँ के ऑनर बन गए थे, सारा उन्होंने अपने सारा निज़ाम संभाल लिया था, और 12 साल तक उन्होंने भी वहाँ पर कहा था, वहाँ पर एजुकेशन वगैरह दी थी। फिर उसके बाद ये जो पिलग्रिमेज हज की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे हज वगैरह करते हैं। हज करने के बाद वो फिर उनके जो मुर्शद हैं, जैसे मैंने बताया था कि अबू ताहिर अल मदनी दिसवन, अबू ताहिर अल मदनी अल कुर्दी अल मदनी, ये बेसिकली इनके मुर्शद कह लें या इनके मेंटोर कह लें, इन्होंने शाह वलीउल्लाह को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था कि कैसे जो है आपने वहां पर जाकर अपना रोल प्ले करना है, और जो मुसलमान हैं उनको अपने कैफे एक राइट ट्रैक पर लेकर आना है, और उनकी ही ये बेसिकली वेलबींग के लिए था। ही सा देयर अ ड्रीम एंड केम बैक एट दिल्ली। इनको ये ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि शाह वलीउल्लाह ने वहां पर जो एक ड्रीम देखी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सुपुर्द ये जिम्मेदारी लगा दी थी कि आपने जाकर जो आपके वहाँ के रिहायशी हैं
प्रीमिटिव इनहेबिटेंट्स हैं, जो मकामी हैं, उन लोगों को जाकर आपने एजुकेट करना है, और जो जिस जिस भी वो टसल में इस टाइम इन्वॉल्व है, आपने उन सबको ख़त्म करके वहाँ पर एक ट्रू सेंस में इस्लाम को प्रमोट भी करवाना और प्रिवेल भी करवाना है। ठीक। अब कंडीशन ऑफ इंडिया के हम देखते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद एट दैट टाइम कोई भी इतना मजबूत सक्सेसर नहीं था है कि जो उनकी लेगेसी को आगे लेके चल सकता उसी वे में जिस तरह ये औरंगजेब अकबर की डायनेस्टी को लेकर चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योस, अनार्की एंड फ्रॉडुलेंस, देन जितने भी डिबॉचरी, प्रोफलीगेसी वगैरह, जितने ये सारा निज़ाम जो था ये मुगल एम्पायर्स में इंसर्ट हो चुका था। इसी वजह से वहाँ पर जो मुगल एम्पायर्स थे उनमें डिमाइज होने लग गए थे, उनमें डीजनरेशन होने लग गई थी, उनके जवाल का टाइम एनिहिलेट होने लग गए थे अपनी ही ये काम की वजह से। तो ये उस टाइम का था कि वहाँ पर जो अदर पावर्स थी, मराठास थे, सिख थे, ये स्ट्रोंग होते गए, और ये जो सेंटर था मुगल मुगल जहाँ पे राज कर रहे थे, दिल्ली एट दैट टाइम वाज द कैपिटल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एंड ब्रिटिश ने और ये सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट अपनी पोजीशन रखता है। जो हम कहते हैं कि एक दिल्ली वाज बेसिकली हब ऑफ पावर पॉलिटिक्स। तो यही मुगल औरंगजेब की डेथ के बाद तो कोई इतना अच्छा, ये इतना वाइब्रेंट वे में उनकी लेगेसी को प्रमोट ना करता था। ठीक है। तो ही वाज बोर्न 4 ईयर बिफोर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। 4 साल पहले यानी कि 1703 में पैदा हुए थे, 1707 में मुगल एम्परर जो था औरंगजेब उसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर औरंगजेब द मुगल एम्पायर वाज हैंडेड ओवर टू अनएबल सक्सेसर ड्यू टू विच द मुस्लिम्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस्ड severe problems and un-Islamic practices were growing quickly. That spiritual confusion created political chaos, and that later resulted in the disintegration of the Muslim rule in India, as well as the impact upon the socio-economic spheres in the region. Again, same चीज के वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, मुसलमान जो थे वो डिसइंटीग्रेट होने की वजह यही थी कि मुसलमान अपनी ही चीज़ों से बेसिकली वो कमज़ोर हो रहे थे। जस्ट अ मिनट प्लीज। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जब वो औरंगजेब की बेसिकली पैदाइश हुई थी। और उनकी पैदाइश के बाद के जो इवेंट था वो इनकी इंडियन जो पॉलिटिक्स थी सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर हम अच्छे वे में ये देख लेते हैं कि कैसे जो औरंगजेब की डेथ के बाद उनकी जो सक्सेसर थे वो इनकॉम्पिटेंट थे। ठीक। अब काजेज ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन, उसमें जो फर्स्ट काज वो बताते हैं, वही कहते हैं कि द ऑफिसर्स एंड नोबल्स ऑफ हुमायूं ईरानियन थे, जो वर डूइंग इंटरफेरेंस के जो एनक्रोचमेंट की पॉलिसी थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एट दैट टाइम इंक्रीज होती जा रही थी, क्योंकि इतने तो नीति है सक्सेस स्ट्रॉन्ग कि वो जो है मेंटेन कर सकते हैं अपनी पावर को और कंट्रोल कर सकते हैं अदर पावर्स को या इन्फ्लुएंसेस को। इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो जो नोबल्स ऑफ हुमायूं थे वो इंटरफेयर करने लग गए थे उनके इंटरनल मैटर्स में, यानी कि जितनी मैडलिंग होती है, इंटरफेरेंस होती है, उतना ही ज़्यादा फिर आपको एक डिस्टर्बेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, विच लेटर ऑन बिकेम द सोर्स ऑफ योर डिक्लाइन। सेकेंड है द फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन पॉपिट गवर्नमेंट। अब फॉरेन इन्फ्लुएंस अगेन वही चीज़ थी कि
जो नॉर्थ साइड पे था वो थे मराठास थे, और जो साउथ साइड पे थे वो बेसिकली सिख थे जो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। और इन्हीं की वजह से जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ये लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने इनको सपोर्ट किया था मुसलमानों को, और वहां पर उन्होंने अपना फिर रोल प्ले किया था, बिकॉज ही रोट डाउन द लेटर टू अहमद शाह अब्दाली टू हेल्प मुस्लिम्स अगेंस्ट द मराठास, which later on he accepted his advice and letter, and he went to Delhi टू हेल्प मुस्लिम्स। ठीक, अदरवाइज तो ये जो मराठास थे ये तो ऑक्यूपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। क्लियर। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर मीनिंग एंड स्पिरिट। अब इस्लाम को लोग जो थे वो मिरेकल्स के शेप में ले रहे थे, जादू की शेप में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वहदतुल वजूद का। बेसिकली वहां पर जो थे वहदतुल शऊद को लेकर कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। इन्होंने आकर इसको क्रिटिक किया था, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वहदतुल शऊद। बेसिकली वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्ट किया जाता है। वहदतुल शऊद क्या है कि वो कहते थे कि हर चीज में ये जो है ना शहादत पाते थे कि हर चीज में खुदा ही है। फर्ज करें कि अगर कोई बैग पड़ा हुआ है तो उसमें भी खुदा का कोई ना कोई जो है ना क्लू नजर आता है। इस तरह कोई कोई भी जो है अनस्पेसिफिक चीज है उसमें भी वो लेकर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे भी कोई ना कोई जो है खुदा की मखलूक है या खुदा ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसको काउंटर करने के लिए भी शाह वलीउल्लाह ने वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट दिया था कि हर चीज में खुदा नहीं है, बल्कि बल्कि खुदा तो एक ही है, बाकी उसने हर चीज को पैदा किया हुआ है। ठीक है, वजूद सिर्फ खुदा का हर चीज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो चीज खुदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने बेसिकली हिट किया था। फिर डिवीजन इन क्लास स्टेटस लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स पुअर पीपल एंड, अगेन ये वही थी जो रोमन एम्पायर्स के टाइम पे चल रही थी। रोमन एम्पायर्स में क्या था कि वहां पर भी चीजें इस तरह थी कि जो सबसे ऊपर थी वो रोमन एम्पायर्स 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 की पूरी एक डायनेस्टी थी, पूरी एक एम्परर थी। उसके नीचे जो थे वो किंग्स थे या मोनार्क्स थे। उसके नीचे फिर फ्यूडल्स थे जो लॉर्ड्स थे। उसके नीचे फिर मिडिल क्लास थी, और मिडिल क्लास इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो टैक्स दे देकर स्टेप बाय स्टेप पहले फ्यूडल को दिया, फिर एम्परर को दिया, फिर रोमन वालों को दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और ये रीजन बनी थी जो 1989 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ी रीजन थी कि मिडिल क्लास का जो फैक्टर था वो ज्यादा तबाह हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी बेसिक डिवीजन थी। फिर अगेन वही चीजें हैं। फिर अब आते हैं रिफॉर्म्स पे कि शाह वलीउल्लाह ने कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए थे जिसकी वजह से शाह वलीउल्लाह ने मुसलमान को इतना मोबिलाइज कर दिया था कि वो फिर डे बाय डे जो थे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लग गए थे। पहले आते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स में। अब एट दैट टाइम जो थे सेक्टेरियनिज्म बहुत ज्यादा पीक पे था। रीजन क्या थी कि कोई वहां पर फिक्स लॉ नहीं था है कि हम किस सेक्ट को फॉलो करें या किस सेक्ट को हम फॉलो ना करें। हर कोई जो था अपने सेक्ट को प्रमोट कर रहा था, हर कोई अपने सेक्ट की बेस पे बिलीव बना रहा था, हर कोई उसी सेक्ट की बेस पे जो था प्रिंसिपल्स बना रहा था। इन सब चक्रों को देखते हुए शाह वलीउल्लाह ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इज़्ज़तुल खीफा। ठीक है, उस बुक का नाम दिस वन। ठीक है, इज़्ज़तुल खिफा। इस बुक में इन्होंने बेसिकली इस सारी चीज़ों को काउंटर किया था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सेक्टेरियन वायलेंस, बल्कि जितने मुस्लिम्स हैं, ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं, जो भी इनकी अपनी अप्रोचेस है, दे ऑल आर ऑन द सेम डायरेक्शन, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट द बैलेंस अमंग ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उन्होंने मुसलमानों का इतना कह लो कि एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया था कि वहां पे किसी किस्म की एनोमलीज वगैरह ना हो सके। वहां पर एट दैट टाइम दो पार्टीज जो थी एग्जिस्ट करती थी, एक थी तुरानी और दूसरी थी सरानी। ये एक कहने के वहाँ के अकायद थे एट दैट टाइम जो चल रहा था 18th सेंचुरी में। तो तुरानी एंड सिरानी, ये सरानी एंड ये वैसे ये दो सेक्ट थे जिनको वैसे जिनको जिनकी वजह से ये जो सेक्टेरियनिज्म वाला जो था ये मामला हो रहे थे। और इनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने फिर इज़्ज़त और खिफा की बुक लिखी थी ताकि ये चीज़ें वगैरह ठीक हो सके। सेकंड इनका जो रिलीजियस काम था वो था कि इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इनटू पर्शिया किया था कि
मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए, रिलीजियस एजुकेशन से फ़ायदा उठाने के लिए, रिलीजियस वे में उनको इंस्पायर करने के लिए, और जो डिवाइन बुक है उसका ट्रू मीनिंग समझाने के लिए वो उन्होंने जो ट्रांसलेट किया था कुरान को इनटू पर्शियन लैंग्वेज, ये बेसिक उनका काम था, ताकि मैक्सिमम लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, उसको समझ सकें और उसी वे में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। सो शाह वलीउल्लाह वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड द होली बुक इनटू पर्शियन लैंग्वेज। फिर अगेन वही बैलेंस बिटवीन फोर स्कूल ऑफ थॉट्स, कि जितने भी फोर स्कूल ऑफ थॉट्स थे, हनफी, हम्बली, शाफी एंड मालिकी, इनमें उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया था, ना कि वहाँ पर कोई भी इरेगुलरिटीज या एनोमलीज या डिस्टरबेंस, डिस्टोर्शन, कोई भी किसी किस्म का मोनोपली शो करवाना कि ये स्कूल ऑफ थॉट बेहतर है, दूसरी नहीं बेहतर, किसी चीज़ को उन्होंने निगेट नहीं था किया। इनफैक्ट इन्होंने हर चीज को जो था फोर स्कूल ऑफ थॉट्स को बैलेंस किया था। ये बैलेंस करने का मतलब यही था कि वहां पर जो भी जिस अकायद को मानते हैं, जिस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, वो ये ना कहें कि हम वी आर सुपीरियर देन अदर या सुपीरियर इंफीरियर की गेम नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि बैलेंस अप्रोच है, कि हर कोई अपने जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक एक ट्रू वे में इम्प्लीमेंट करके माशरे में एक स्टेबल या माशरे में एक इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स है उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। ठीक। नेक्स्ट इनका जो पॉइंट था वो था जिहाद पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि लोग जो थे वो, जब आपके अंदर एक स्पिरिट नहीं रहता रिलीजन का, जब आपको मोबिलाइज नहीं किया जाता, आपको सोशलाइज नहीं किया जाता, आपको रिलीजियस वे में रिलीजियस का ट्रू सेंस आपके सोल के अंदर इंटरपोलेट नहीं की जाती है, तो वहाँ पर भी जिहाद का कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन टर्न होता जाता है। तो ये जो जिहाद का कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो उस टाइम के मुगल एम्पायर थे उनको दोनों तरफ से चैलेंजेस थे, नॉर्दर्न साइड से मराठास थे, साउदर्न साइड से सिख की तरफ से, और भी अदर जो थे पावर्स वगैरह थे, जिसमें वो राजौट वगैरह थे, वो भी अपना शो अप कर रहे थे, लेकिन वो मेजर पावर मराठास थे एंड सिख थे, इनसे चैलेंजेस थे। तो जिहाद का इन्होंने ये कॉन्सेप्ट रीबिल्ड किया था, रिवैम्प किया था, ताकि वो जो मुसलमान एक जिहाद से साइडलाइन हो रहे हैं उनके अंदर दोबारा से वो हम फेंक सकें। फिर कंट्रोवर्सी बिटवीन सूफीज एंड उलमाज, मतलब ये था कि शाह वलीउल्लाह ट्राई टू रिकंसाइल द कंट्रोवर्सी बिटवीन सूफीज एंड उलमाज अबाउट वहदतुल वजूद एंड वहदतुल शहूद। ही हैड अर्ज फॉर द रिफॉर्म ऑफ सूफीज्म एंड नॉट इन इट्स रिजेक्शन। वो कहते हैं कि सूफीज्म को मैं रिजेक्ट नहीं करता, मैं इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ, कि वो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वहदतुल शहूद का, वजूद का, उसमें वो कहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन उन्होंने सूफीज्म को निगेट नहीं था किया। ही रोट सेवरल pamphlets on this subject in which he analyzed the evils and virtues of Sufism। ठीक है, उन्होंने काफी पम्फलेट्स वगैरह लिखे थे जहाँ पे उनको ये रियलाइज करवाया गया और एनालाइज करवाया गया कि व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। ठीक है, इन सब चीजों को उन्होंने किया था। शाह वलीउल्लाह removed the distaste which the ulama had felt for Sufism and the Sufis। Shah Waliullah has therefore not only breached the gulf between the Sufis एंड उलमा बट आल्सो हार्मोनाइज द डिफरेंस प्रिवेलिंग अमंग। तो वो ये चाहते हैं कि सूफीज और उलमा के दरमियान जो डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं हर चीज़ को लेकर, वहाँ पर एक कंफ्यूजन टाइप सिचुएशन थी, उनको बेसिकली इन्होंने मैनेज किया था। फिर स्कूल फॉर हदीस वगैरह, इन इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो था रोल था, कि वो कह रहे थे कि बजाय इसके कि आप किसी और की तरफ या इरेशनल वे में कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, आपको चाहिए कि आप इज्तिहाद अपने अंदर लेकर आए। इज्तिहाद होता क्या है कि आप किसी चीज़ के अंदर एक अपनी जो परसेप्शन या अपनी थॉट या अपना व्यूज जो है वो कंसीडर करवा रहे होते हैं, या उसको आप जो है वो अपनी थॉट्स के मुताबिक चीज़ों को विटनेस कर रहे होते हैं, उसको हम इज्तिहाद कहते हैं। और जो इजमा होता है वो कंसेंसस ऑफ आल होता है, कि जब जो मुफ्ती कराम या उलमा कराम जो इजमा कर रहे होते हैं वो बेसिकली सब ग्रुपिंग की शेप में कर रहे होते हैं, लेकिन जो इज्तिहाद होता है ये एक सिंगल इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा होता है। तो शाह वलीउल्लाह ने री इंट्रोड्यूस्ड ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपको किसी चीज़ पे कोई भी कन्फ्यूजन नजर आ रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, जादू टूना हो रहा है, या कोई भी इरेगुलर एक्टिविटी हो रही है, बजाय इसके कि आप किसी उसकी चीज़ को सच माने, आप रैशनल वे में जो है इज्तिहाद करें कि वेदर दिस थिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट, और इट हैज़ एनी हिस्ट्री और नॉट, ताकि आपको पता लग जाए कि व्हाट इज बेसिकली द ट्रू फैक्ट एंड व्हाट इज बेसिकली अ फैक्शनल। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने कही थी। उन्होंने इस पे एक पंफलेट भी लिखा था तकलीद के नाम से। ठीक है, ताकि
और इसमें जो बुक थी हज्जतुल बालिगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ शाह वलीउल्लाह। इस बुक में उन्होंने सारा जो ट्रू इसेंस ऑफ इस्लाम है सारे लिखे थे। कैसे जो है अपनी लाइफ का पर्पस आप अचीव कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी में एक पीस मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप इंडिविजुअल अपनी लाइफ लाइफ में चेंज ला सकते हैं। ये हज्जतुल बालिगा में सारे जो कल्चरल इस्लामिक नॉर्म्स, सिविलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे इसमें उन्होंने बयान किए थे। ठीक है, अभी सोशल रिफॉर्म्स में बात करते हैं कि आपको पता है कि 18 सेंचुरी में एक बहुत बड़े इवेंट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका स्लोगन था फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, फ्रेटर्निटी, वो चाह रहे थे कि हम सब जो है ना एक ब्रदरहुड की शेप में रहेंगे। ठीक है, फ्रेटर्निटी कहते हैं भाईचारों को। और इक्वलिटी के चाह रहे थे कि हर भी इक्वल वे में ट्रीट करे, ये नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा की जो है बाइफरकेशन हो या डिवीजन हो या पोलराइजेशन हो। और जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड और जो लिबर्टी है, लिबर्टी वो कह रहे थे कि सिंपल जो एक आम इंसान है उसको भी ये लिबर्टी हासिल हो कि वो भी अपने जो है काम को अच्छे वे में कर सके। लिबर्टी में फिर आगे फोर एग्जांपल्स होती हैं इसकी: नेशनल लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये बेसिकली इसी वेव से निकले थे कि आपको जो नेशनल लिबर्टी है कि आप अपने नेशन नेशन के वे में आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, या नेशन की क्या लिबर्टी है कि नेशन फ्री फ्री फ्रॉम एग्रेशन होगी, वहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस होगी, वहाँ पर किसी किस्म का अटैक नहीं हो सकता है। तो इसी तरह आप जो इकोनॉमिक लिबर्टी है, आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपनी अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल लिबर्टी में ये आता है कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं, आप पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं, आप जो है जो सीट वगैरह जो इलेक्टोरल्स वगैरह होते हैं, आप वहाँ पर अपना जो है पॉलिटिकल लिबर्टी को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सोशल रिफॉर्म्स में लेकर आए थे वो यही चाह रहे थे कि जो एक सोशली हम मुसलमान इस्लाम जवाल का शिकार थे उनको कैसे मोबिलाइज करना है। वहाँ पर उन्होंने ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट कैसे लेकर आना है, यूनिटी का कैसे लेकर आना है, फ्रेटर्निटी का कैसे लेकर आना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सब चीज़ें जो थी वो लेकर आए थे, लेकिन किस प्रिंसिपल के थॉट्स पे? इस्लामिक प्रिंसिपल के थॉट पे। इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ोगे आप या वो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें लिखी हैं कि कैसे जो है पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, इकोनॉमिक राइट्स दिए जाते हैं, किसी के माल को नाजायज़ तरीके से नहीं आपने खाना, किसी के माल पर नाजायज़ कब्जा नहीं आप कर सकते हैं, आप किसी के माल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आप ज़्यादा पैसे नहीं जो है प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे जो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह वो लेकर आए थे। ठीक है, फिर पॉलिटिकल सर्विसेज में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि लेटर टू अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली रिक्वेस्टेड शाह वलील्लाह रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दाली हु केम टू डिफेंड इंडिया एंड डिफीटेड मराठास एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ठीक है, 18वीं सदी के मिड मिड से थोड़ा सा आगे, after 1 decade of 1750. The victory blasted the power of Marathas and opened new way for the revival of Islam in subcontinent. ये बेसिकली जो डिफीट मराठास को दी गई थी भाई मुस्लिम्स और अहमद शाह अब्दाली प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इट। उसमें बेसिक काम ये था कि हमने कैसे इस्लाम को प्रमोट करवाना है और इस्लाम को कैसे जो है हमने सब कॉन्टिनेंट में प्रिवेल करवाना है। इसके अलावा उन्होंने मुगल एम्परर को रोट लिखे लेटर रोट किए थे ताकि उनको ये बताया जा सके कि उनके जो जवाल की रीज़न क्या है, और वहाँ पर मुगलों को उनको एजुकेट करने की भी कहा गया था। ठीक है, फिर सोशलिज्म थे ये थोड़े उसकी कार्ल मार्क्स के अप्रोच को एक्सेप्ट करते थे। वो कह रहे थे कि जो वो कैपिटलिस्ट है इन इसने बेसिकली लेबर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वर्किंग क्लास इससे मुतासिर हुई है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा हो गया है, और जो पुअर क्लास थी वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। एलीट क्लास ने अपनी जो है कैप्चर कर लिया रिसोर्सेज को, और अपनी तरफ से वो सब चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर की लाइफ को। ठीक है, इसलिए वो सोशलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे, कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थे। वो कह रहे थे कि इक्वलिटी होनी चाहिए, हर एक स्टेट जो है ना वो रिप्रेजेंट करे हर एक के राइट्स को, और वही रिप्रेजेंट करे हर एक की क्लास को। ठीक है, तो ये था लेगेसी उसकी। शाह वलीउल्लाह के बारे में था कि शाह वलीउल्लाह की लेगेसी को किस तरह जो था वो आगे फिर लेके चले थे। और इसमें उनके थोड़े ख़ानदान के बारे में बताया गया है कि, और उनकी थोड़ी बुक्स के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ें की थी।
ठीक है। अगर आप करंटली इनका देखेंगे शाह वलीउल्लाह का, तो आपको नजर आएगा कि शाह वलीउल्लाह का जो ट्रू स्पिरिट ऑफ जिहाद था आज पाकिस्तान में कितना उसको दोबारा से हम जो है देख रहे होते हैं। जिस तरह भी जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, वो भी इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि ये जिहाद है बेसिकली, ये पॉलिटिक्स नहीं है। और इसी तरह अदर जो हमने वार ऑन टेरर में देखा 1979 में, वो भी जिहादी ग्रुप बन गए थे। 1979 में जो वार ऑन टेरर वो सोवियत इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान में, तो वहां से भी फिर जिहाद का कॉन्सेप्ट रीबिल्ड हो गया था। तो ये वही चीज़ें हैं जो शाह वलीउल्लाह ने 18th सेंचुरी में कही थी। फिर उसके अलावा ये इनको टू नेशन थ्योरी का भी मास्टरमाइंड कहा जाता है कि ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। इन्हें टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी थी कि कैसे जो थे मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को बचाकर एक सेपरेट होमलैंड ले सकते हैं। फिर इसके अलावा शाह वलीउल्लाह के जो और अगर क्रिटिकल एनालिसिस आप देखते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि शाह वलीउल्लाह ने अपनी पूरी एफर्ट मुसलमानों को रिलीजियस वे में यूनिफाई करने में लगा दी थी। और इसी की वजह से फिर आगे जो भी इनके सक्सेसर थे, अभी जाके शाह सैयद अहमद खान को जब हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा था, और काफ़ी इनकी जो तालीमात लाइक टू नेशन थ्योरी को उन्होंने भी अपने अंदर एक्सेप्ट करवाया था। ठीक है। तो ये शाह वलीउल्लाह है। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा इसके रोल इन रिलीजियस सर्विसेज के, शाह वलीउल्लाह का रिलीजियस सर्विसेज में क्या रोल है। उसमें यही चीज़ें हैं कि इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी थी, हज्जतुल बालिगा, फिर इज़्ज़त व खीफा। इस यानी कि टोटल इन्होंने 50 बुक्स लिखे, 51 बुक्स लिखी थी शाह वलीउल्लाह ने। कुछ पर्शियन लैंग्वेज में थी, कुछ इंग्लिश में थी, और कुछ इन्होंने हदीस वगैरह अरेबिक वगैरह में की थी। ठीक है। और इनका ये इंग्लिश में तो नहीं थी हैं, अलबत्ता ये लिखा हुआ है 2018 पर्शियन थी एंड 23 अरेबिक थी। ये इनका सारा काम था। और इनका मेन मकसद ये था कि उस टाइम जो सूफी लोग जो हैं मिरेकल्स में पड़े गए हैं, और जो अकबर का दीन इलाही का कॉन्सेप्ट है, उसको एट दैट टाइम जो मुजद्दद हुसैन ने उसको क्रिटिक तो कर दिया था, लेकिन उसके भी थोड़े से ग्लिम्पसेस वगैरह मिल रहे थे शाह वलीउल्लाह के टाइम पे। तो उन्होंने बेसिकली उसको भी हिट किया था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सेपरेट रिलीजन, इस्लाम वही है जो बन गया, और इसमें आप किसी किस्म की जो भी चेंजेस या अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये पूछ लेंगे। फिर पॉलिटिकल सर्विसेज में वही अगेन ये आपने करने के मुगल एम्पायर का टाइम था, मुगल जो थे कमजोर हो गए थे। उन कमजोरी की वजह से जो मराठास थे और सिख थे, वो उस पे अटैक कर रहे थे। ठीक है, अटैक कर रहे थे। और इसी अटैक को रोकने के लिए शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा था, ताकि वो फिर आके जो थे वहाँ के लोग थे उनकी मदद कर सके, मुगलों की मदद कर सके। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1737 में फिर फाइनली लड़ी गई थी, और मुसलमानों ने डिफीट दी थी मराठास को। वहाँ से फिर इस्लाम को थोड़ा सा एक फेवर मिली थी, ताकि वो एक ट्रूली वे में अपने इस्लाम इस्लाम भी जो है ट्रूली वे में वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। ठीक है। और फिर ये वहाँ पे नजीबुद्दौला, नवाबुद्दौला, शुजाउद्दौला, इन सबको उन्होंने प्रिपेयर किया था जिहाद के लिए, ताकि वो समझते थे कि मुसलमानों के इस टाइम जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी वीकनेसेस हैं, उसके पीछे यही है कि हम जिहाद के कॉन्सेप्ट को से दूर हो गए हैं। उस जिहाद के कॉन्सेप्ट को बेसिकली प्रिवेल करवाने के लिए उन्होंने ये फिर सारा कुछ उन्होंने अपने दौर में किया था। एंड फाइनली फिर 1762 में इनकी डेथ हो जाती है। और 59 ईयर्स में इन सब की जो भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है यही होती हैं। ठीक है। और इसमें यही यही चीज़ें होती हैं। आपको इसमें क्वेश्चन आएगा कि कैसे शाह वलीउल्लाह ने अपना जो था रोल प्ले किया था मुसलमानों को तबाही से बचाने के लिए, और उनके रिलीजियस जो भी थे क्या थी। तो ये रिलीजियस में वही चीज़ें आएंगी कि कैसे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया था, मुसलमानों की जो यूनिफाई किया था, कैसे उनका जो वो कॉन्सेप्ट था, जो हम कहते हैं फोर स्कूल ऑफ थॉट्स का, कैसे उन्होंने बैलेंस किया था। ठीक है। फिर ये कुरान पाक को उन्होंने कन्वर्ट किया था फ्रॉम अरेबिक टू पर्शियन लैंग्वेज में, जिहाद को उन्होंने प्रमोट कर किया था, और हदीस वगैरह, इश्तिहाद वगैरह, ये सारा कॉन्सेप्ट था वो लेकर आए थे, ताकि मुसलमानों को किसी तरीके से वो मोबिलाइज कर सकें, और उनको किसी तरीके से वो यूनाइट कर सकें, और अपनी बेटरमेंट के लिए फाइनली वो फिर अपना रोल प्ले कर सकें। ठीक है जी। अभी के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में बता देता हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।